और शादी हो रही है उसकी तो क्या हो रहा है। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सुनिएगा तो सच में कहिएगा कि हाँ गजब की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हवा के झोंकों से चूल्हे की राख इधर उधर उड़ रही थी। सुबह के 8 बज गए थे मगर पारो अभी भी बेसुध सो रही थी। रात्रि में उसने अपनी गुड़िया का विवाह जो किया था। दिन भर पारो सखियों के साथ गुड़िया बनाती, वह गुड़ियों से खेलती और रात्रि में गुड्डे गुड़ियों की शादी करती। पारो 6 बरस की हो गई थी मगर उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं था। पूरे दिन गुड़ियों के साथ खेलना ही उसकी दिनचर्या थी, इसलिए उसने कभी झांक कर भी स्कूल नहीं देखा। बिन माँ की बच्ची जो ठहरी, सूरज सर पर चढ़ आया तो नथिया ने चारपाई पर पड़े पड़े ही पारो को आवाज दी, पारो, ओ पारो, उठ जा बेटी, दिन निकल आया। मगर पारो ने जम्भाई लेकर इधर से उधर चारपाई पर ही एक पलटा लगाया और पुनः सो गई। नथिया जैसे तैसे चारपाई से नीचे उतरी और लकड़ी के सहारे से चूल्हे के पास बैठकर आग जलाने लगी। 2 घूंट गर्म पानी करके पिया और खांस कर ढेर सारा बलगम निकाल कर रेत से दबा दिया। नथिया ने लगभग हाँफते हुए चूल्हे पर रोटी बनाई और 4 रोटी कपड़े में लपेट कर पारो के पास आकर उसे जगाने लगी। उठो पारो, तेरा बाप आधी रात का हल लेकर ठाकुर के खेत पर गया है, उसे कलेऊ दे आ। पारो ने पुनः जम्हाई लेकर चारपाई पर इधर से उधर पलटी लगाई। अम्मा, मुझे नींद आ रही है, अभी सोने दे। बेटी, मेरी सांस फूल रही है, एक कदम भी पैदल नहीं चला जा रहा, नहीं तो मैं दे आती। तेरी माँ जिंदा होती तो वह दे आती। अब तू ही है जो भीषम के लिए खेत पर कलेऊ पहुँचा दे, और किसी से कहूँ। पारो की आंख नहीं खुली तो नथिया ने उसे पकड़कर झकझोर दिया और गर्दन के नीचे हाथ लगाकर उसे जगाने लगी। पारो आंख टिमटिमाती हुई बैठ गई तो नथिया ने पारो को कपड़े में लिपटी हुई रोटियां थमा दी। पारो पानी का मल्ला सर पर रखकर अलसाई सी खेत की तरफ चल दी। पारो भीषम को कलेऊ देकर वापस आ गई और एक रोटी खाकर अपनी सहेलियों के साथ गुड़ियों से खेलने लगी। समय सनय सनय व्यतीत हो रहा। भीषम ठाकुर के खेतों में मजदूरी करता रहा। नथिया सुबह शाम जैसे तैसे चूल्हे पर रोटियां बना देती। कभी अधिक सांस फूलती तो पारो से सहयोग ले लेती। उम्र के हिसाब से नथिया का शरीर जवाब देने लगा। ऊपर से दमे की बीमारी ने उसे कमज़ोर कर दिया था। पारो भी 8 वर्ष की हो चली थी। पैदा होते ही माँ का स्वर्गवास हो गया। नथिया ने जैसे तैसे उसे पाल ही लिया। बिन माँ की बच्ची थी, नहाने धोने और खाने का कोई समय नहीं था। गुड़िया से खेलने का शौक था, इसलिए अधिकतर समय सखियों के साथ ही व्यतीत होता। समय की बलिहारी बुरा समय कहकर नहीं आता। आज ठाकुर के मकान की दूसरी मंजिल की छत बन रही थी। भीषम ठाकुर के खेत पर नहीं, छत पर काम कर रहा था। छत पर पत्थर खींचते समय दीवार से भीषण का पैर फिसल गया और भीषम पत्थर के साथ छत से नीचे आ गिरा। ऊपर से पत्थर भी भीषम के सर पर गिरा। भारी पत्थर ने भीषम का सर कुचल दिया। सर से खून का गुब्बार छूट गया। चारों तरफ खून ही खून हो गया। भीषम की चीख भी ना निकल सकी। जब तक कोई कुछ कर पाता, भीषम का शरीर 2 मिनट फड़फड़ाकर शांत हो गया। भीषम की मौत की खबर नथिया के कानों तक भी पहुंच गई। हृदय पर वज्रपात हो गया। कानों में जैसा पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। 2 जून की रोटी का सहारा टूट गया। आगे की जिंदगी अमावस की रात की तरह दिखाई देने लगी। उम्र व बीमारी से जर्जर शरीर, ऊपर से भीषम की नादान बेटी पारो का भार, क्या किस्मत लिख दी विधाता ने। ठाकुर रामपाल सिंह ने गांव व समाज के सहयोग से भीषम का अंतिम संस्कार कर दिया। पेट की क्षुधा शांत करने के लिए नथिया व पारो को संघर्ष करना था।
नथिया शरीर से जर्जर व दमे की मरीज थी और पारो गुड़ियों के अतिरिक्त कुछ जानती नहीं थी, मगर पेट की आग सब कुछ सिखा देती है। नथिया ने पारो को साथ लेकर मजदूरी करना शुरू कर दिया। दमे के कारण नथिया का शरीर साथ नहीं देता तो पेड़ की छाया में बैठ जाती। पुनः हिम्मत बांधकर पारो के साथ काम करने का सफल प्रयास करती। 8 वर्षीय पारो भी अबोध थी। काम की अपेक्षा गुड़ियों में अधिक मन लगाती, मगर मजबूरी की मार ने उसे समय से पहले ही परिपक्व कर दिया। वह समय की नजाकत को पहचानने लगी और अपनी उम्र से अधिक काम भी करने लगी। गरीबी मजबूर के लिए अभिशाप बन गई। नथिया, अगर तेरी लड़की गेहूं न काट पा रही हो तो मैं किसी और से कह दूं, ठाकुर रामपाल सिंह ने थोड़ा गुस्से से कहा। नथिया खांसते हुए बलगम निकाल कर ठाकुर के सामने हाथ जोड़कर बोली, ठाकुर साहब दया करो, पारो 1-2 दिन में ही आपके गेहूं काट देगी। बहुत मेहनत करती है बेचारी, मगर अभी बच्ची ही है। कम वक्त की उम्र ही क्या है, 8 बरस। पैदा होते ही माँ छोड़कर चली गई और अब बाप का साया भी सर से उठ गया। अभी तो उसकी खेलने कूदने की उम्र है, पर मजबूरी सब कुछ करा देती है। पेट की आग तो बुझानी ही है। मैं रही बूढ़ी, मेरा क्या भरोसा, भगवान कब बुला ले। कगारे का वृक्ष हूँ, मरघट में पैर पसारे बैठी हूँ। मेरे बाद क्या होगा बेचारी का, यही चिंता खाए जा रही है। नथिया, तेरी हालत पर तरस खा कर ही तुझे गेहूं काटने का काम दिया था। मात्र 3 बीघा गेहूं है, 5 दिन में आधे ही कट पाए हैं। ऐसे ही काम होगा तो 5 दिन और लग जाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसके हाथ पीले कर दे, तेरी सर से वजन हट जाएगा। कहाँ से कर दूँ ठाकुर साहब, मेरे पास क्या है जो इसके हाथ पीले कर दूं। शरीर जर्जर हो गया है, पैदल चला नहीं जाता, ऊपर से दमे की बीमारी। बेचारी पारो ही मजदूरी करके लाती है तो हम दादी नातिन को रोटी मिल पाती है। शायद भगवान ने ही इसके भाग्य में धक्के ही धक्के लिखे हैं। कैसा नसीब लेकर पैदा हुई है बेचारी। दोपहर हो गया, आपका खेत ही काट रही होगी। रोटी बनाने आएगी तो कह दूंगी थोड़ा जल्दी काम करे। ठीक है नथिया, तेरी हालत पर तरस आता है। काम हो जाए तो 10 सेर गेहूं मजदूरी से अधिक दे दूंगा। और हाँ, पारो से कह देना थोड़ा जल्दी हाथ चलाए। तू पारो का विवाह करेगी तो मदद भी कर दूंगा, पर काम जल्दी करे। इतना कहकर ठाकुर राम सिंह चले गए। नथिया सोचने लगी, मेरी फूल सी बच्ची दोपहर में गेहूं काट रही होगी। जिसका बाप जिंदा होता तो क्यों काम करती। मेरे हाथ पैर ही चल रहे होते तो मैं कुछ मदद करती। अब तो मैं उस पर वजन हूँ, वही मुझे पाल रही है। भूखी प्यासी जंगल में लग रही होगी। मेरे शरीर में इतना भी दम नहीं कि उसे रोटी तो क्या पानी भी दे आऊँ। तभी पारो आ गई, सर पर फटी सी चुनरी लपेटकर। चेहरा धूल व धूप से काला पड़ गया था, ओठ सूख रहे थे, शरीर कुम्हला गया था, कपड़े भी धूल से गंदे व जीर्ण छीर्ण हो रहे थे। गेहूं गाटने की आरी एक तरफ फेंक कर गागर से पानी लेते हुए बोली, अम्मा, खेत पर बहुत गर्मी है, प्यास से बुरा हाल हो गया है। पानी लेकर नहीं गई थी क्या? ले गई थी अम्मा, पर मलरा खाली हो गया। पारो ने हाथ मुंह धोकर पानी पिया, फिर लकड़ी लेकर चूल्हे में आग जलाने लगी। कितना खेत और रह गया है? नथिया बोली, अम्मा, अभी 2 बाँट का कटा है, 1 बीघा और रह गया है। थोड़ी जल्दी कर, ठाकुर आए थे। क्या कह रहे थे? कह रहे थे न कट रहा हो तो किसी और से कह दूं? नहीं अम्मा, 2 दिन में काम खत्म कर दूंगी। आटा गूंदते हुए पारो बोली, ठीक है, थोड़ा सा शाम को काट आइयो। अम्मा, अब तो गर्मी से व्याकुल हूँ, सुबह जल्दी चली जाऊंगी। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी कहकर नथिया ने खास कर ढेर सारा बलगम निकाला और चारपाई पर हांफते हुए बोली, बेटी, 1 घूंट गर्म पानी लाइयो। पारो ने बीच में रोटी रोक कर गर्म पानी किया, फिर रोटी सेंक कर नथिया को दी। वह स्नान करके खुद खाकर कुएं पर कपड़े धोने चली गई। नथिया सोचने लगी,
कैसे होंगे इस अभागी के पीले हाथ। दूसरे दिन सुबह पारो आरी लेकर गेहूं काटने खेत पर पहुंची और तुरंत ही वापस आ गई। अम्मा, खेत तो कट गया। इतनी जल्दी कैसे काटाई? तू तो कह रही थी अम्मा अभी 2 दिन और लगेंगे। अम्मा, मैंने नहीं काटा, मुझे तो कटा हुआ मिला। तो गुस्सा में ठाकुर ने किसी और से कटवा लिया होगा। अब पता नहीं कितनी मजदूरी देंगे। अम्मा, मैंने 2 बीघा तो काटा ही है, 20 सेर से कम नहीं लूँगी। पता नहीं ठाकुर क्या देंगे, पर तेरी मजदूरी तो दे ही देंगे, अच्छे आदमी है। मैं तो 20 सेर से कम नहीं लूँगी, मैंने तो कम से कम 2 बाट का काट ही दिया। तभी ठाकुर रामपाल सिंह आ गए और बोले, अरे पारो, तूने तो कमाल ही कर दिया। मैं अभी खेत से ही आ रहा हूँ, तूने तो पूरा खेत काट दिया। हाँ बेटी, कल सुबह लौंग इकट्ठा कर देना, जिसे बैलों से गहा कर तेरी मजदूरी दे दूंगा। तेरे 30 सेर गेहूं बनते हैं, पर मैं तुझे पूरे 1 मन 40 सेर गेहूं दूंगा। पारो बोली, बाबा, मैंने तो 2 बाट का ही काटा था, 1 बीघा कौन काट गया? मुझे क्या पता किसने काटा है, ठेका तो तेरे पास ही था, अतः किसी ने भी काटा हो, मजदूरी तो तेरी ही बनती है। पारो की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने तो सिर्फ 2 बीघा गेहूं ही काटे थे, बाकी 1 बीघा गेहूं की कटाई की मजदूरी उसे ठाकुर वैसे ही दे रहे थे। खुशी से उसकी बाँछें खिल उठी। दूसरे दिन सुबह पारो लाख इकट्ठा करने खेत पर पहुंची तो चौंक गई। पूरे खेत का लाख इकट्ठा था, इसे कौन समेट गया? घर आकर बोली, अम्मा, लाख भी सिमट गया। इतनी जल्दी कैसे सिमेट आई? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं सिमेटा। तो कौन सिमेट गया? मुझे तो सिमटा हुआ ही मिला था, पर मैंने नहीं सिमेटा। तो कौन समेट गया? पारो की दादी बोली। दोनों दादी नातिन यही सोचने लगी। अब दोस्तों, यहाँ एक लड़का था जिसका नाम बुद्धा था। बुद्धा के पिता की मृत्यु हुए 4 वर्ष व्यतीत हो गए। उस समय वृद्धा 8 वर्ष का था। वह स्कूल भी जाता था और खेलता कूदता भी था। पिता की मृत्यु के बाद माँ पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकी, तो वह माँ के साथ खेतों में मजदूरी करने लगा। पेट की आग सब कुछ सिखा देती है। गरीबी व मजबूरी ने उसे तपाकर सोने की तरह निखार दिया था। आज वह 12 वर्ष का किशोर था। जी लगाकर किसानों के खेत में मजदूरी करता और चुपके से मजदूरी में पारो का सहयोग भी करता रहता। पारो को इसकी भनक तक नहीं थी। मासूम पारो को खेतों में काम करते देख बुद्धा को बहुत दया आती थी, मगर बुद्धा भी कोई रईस नहीं था जो उसकी आर्थिक मदद कर सके। दिल में जितनी दया थी, जेब में उतने पैसे नहीं थे, इसलिए चुपके चुपके वह पारो की शारीरिक मदद ही करता रहा और पारो अनभिज्ञ रही। उसे पता न चल सका कि कौन उसके काम को कर जाता है। एक दिन पारो ठाकुर के खेत में बाजरा की निराई करने गई। 10 रुपये बीघे के हिसाब से 5 बीघा खेत की मजदूरी 50 रुपये थी। पारो जब खेत पर पहुंची तो उसने देखा कि बुद्धा खेत की निराई कर रहा था। उसे खेत में निराई करते देखकर पारो बोली, अरे बुद्धा, तू यह क्या कर रहा है? इस खेत का ठेका तो मेरे पास है। कुछ नहीं, नई खुरपी लेकर आया था, सोचा चला कर देख लूँ कैसी चलती है। मगर तूने तो लगभग 1 बीघा खेत निकाल दिया। कोई बात नहीं, निकाल दिया तो क्या हुआ, गला सूख गया है, ला पानी दे, ले पी ले। और बुद्धा पूरा मलरा पानी गटक गया। तो पारो बोली, तूने तो मलरा खाली कर दिया, शाम तक मैं क्या पीऊँगी? कोई बात नहीं, मैं तुझे और पानी दे जाऊंगा। इतना कहकर बुद्धा खुरपी लेकर चला गया। पारो अपने काम पर लग गई। भादों की दोपहरी थी, धूप चिलचिला रही थी। पारो धीरे धीरे अपने काम पर लगी रही। धूप की गर्मी से पूरा बदन पसीने से भीग गया। उसे प्यास लगने लगी, मगर उसका मलरा बुद्धा खाली कर गया था। वह बुद्धा का इंतजार देखने लगी कि कब बुद्धा पानी लेकर आएगा। प्यास से पारो का बुरा हाल हो गया। गला सूखने लगा तो वह खुरपी लेकर पेड़ की छाया में बैठ गई और इधर उधर निगाह घुमाकर
खाकर पानी की तलाश करने लगी। तभी दूर रास्ते में उसे बुद्धा आता हुआ दिखाई दिया, जिसके एक हाथ में गागर लटकी हुई थी। वह पेड़ के नीचे बैठी बुद्धा का इंतजार करने लगी। बुद्धा के एक हाथ में पानी की गागर और दूसरे हाथ में खुरपी लग रही थी। पास आकर बुद्धा ने गागर जमीन पर रखी और कुर्ता की जेब से गुड़ का डेला निकालकर पारो को थमा दिया। ले पारो, सुबह से काम कर रही है, खाली पेट पानी पिएगी तो पेट में लग जाएगा, इसलिए गुड़ खाकर पानी पी ले। पारो ने बड़े चाव से गुड़ खाकर पानी पी लिया और खुरपी लेकर अपने काम पर बाजरा की निराई में लग गई। तो बुद्धा भी अपनी खुरपी लेकर उसके साथ बाजरा निराने बैठ गया। यह देखकर पारो बोली, बुद्धा तू यह क्या कर रहा है? तुझे दिखाई नहीं देता मैं बाजरा निरा रहा हूँ? तू कैसे निरा रहा है? जैसे तू निरा रही है। इस खेत का ठेका तो मेरे पास है। तो क्या हुआ, मैं नहीं निरा सकता? दोनों में यही बातचीत चल रही थी। फिर वह बोली, देख बुद्धा, मेरा ठेका 50 रुपया का है और मुझे 50 रुपये की ज़रूरत भी है, घर का सामान व अम्मा की दवा के लिए। बुद्धा बोला, तो क्या हुआ, मैं तुझसे रुपये नहीं मांग रहा हूँ। वह बोली, फिर तू क्यों धूप में मेहनत कर रहा है? बुद्धा बोला, मैं रुपये के लिए धूप में मेहनत नहीं कर रहा हूँ, मैं तो काम में तेरी मदद कर रहा हूँ। वह बोली, पर तू मेरी मदद क्यों कर रहा है? बुद्धा बोला, तू अभी बहुत छोटी है, खेतों में काम करती है तो तुझे देखकर मुझे दया आती है, इसलिए तेरी मदद कर रहा हूँ। वह बोली, तुझे ही क्यों दया आती है? पूरे गांव में किसी और को तो दया आती नहीं। बुद्धा बोला, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुझे काम करते देखकर मुझे दया आती है। वह बोली, ये प्यार क्या होता है? बुद्धा बोला, तू अभी बहुत छोटी है, बड़ी हो जाएगी तब समझ जाएगी। इसी तरह बात करते करते और काम करते करते दोनों ने शाम तक लगभग आधे खेत की निराई कर दी। सूर्य नारायण आकाश में अस्त हुए तो वह दोनों भी अपने घर को चल दिए। शाम को पारो घर पहुंची तो बहुत खुश थी। अम्मा, आधा खेत निकल गया। अम्मा बोली, इतनी जल्दी कैसे निकल गया? नथिया ने चारपाई पर पड़े पड़े ही कहा। पारो बोली, अम्मा, बुद्धा ने निकलवा दिया। बुद्धा ने? क्यों? अम्मा, बुद्धा कह रहा था मैं तुझसे प्यार करता हूँ। अम्मा, यह प्यार क्या होता है? पारो की बात सुनकर नथिया सोच में पड़ गई। कैसे मेरी फूल सी अबोध बच्ची ऐसी भेड़ियों से बचेगी? मेरे शरीर में दम होता तो अभी इस बुद्धा की खबर लेती, पर क्या करूं, मजबूर हूं, चल फिर नहीं सकती। नथिया कुछ सोचकर बोली, कुछ नहीं बेटी, यह रईसों के खेखले हैं, हम गरीबों के नहीं। नथिया ने गोल मोल जवाब दे दिया, मगर पारो कुछ समझ न सकी। रोटियां निकाल कर पानी लेने कुएं पर चली गई और पानी की गागर भरकर वापस आ गई। नथिया को दवाई खिलाकर पारो अपनी चारपाई पर लेट गई। दिन भर की थकान से निद्रा ने जल्दी ही उसे अपने आगोश में ले लिया। दूसरे दिन पारो खुरपी लेकर खेत पर पहुंची तो बुद्धा पहले से ही खेत में काम कर रहा था। पारो भी अपनी खुरपी लेकर बैठते हुए बोली, बुद्धा, तूने बताया नहीं यह प्यार क्या होता है? बुद्धा भी प्यार की परिभाषा नहीं जानता था। कुछ शर्माते हुए बोला, प्यार करने के बाद शादी हो जाती है। हट पगले, शादी तो गुड्डा गुड़ियों की होती है। मैंने भी अपनी कई गुड़ियों की शादी गुड्डों से की है, पर अब खेत में काम करने से गुड़ियों की शादी करने का समय ही नहीं मिलता। बुद्धा बोला, पारो, तू जैसे गुड्डा गुड़ियों की शादी करती है उसी तरह लड़के और लड़कियों की शादी ही होती है। देखना, एक दिन मैं तुझसे शादी कर लूँगा, फिर तुझे रानी बनाकर घर में रख लूँगा, तुझे खेतों में काम नहीं करने दूँगा। पारो बोली, मैं काम नहीं करूँगी तो क्या खाऊँगी? अम्मा क्या खाएगी? बुद्धा बोला, तेरे बदले का काम मैं करूँगा, उसी में से तू खाएगी। पारो बोली, तेरी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। इसी तरह बातों बातों में खेत का पूरा काम समाप्त हो गया। दोनों घर को चल दिए तो पारो ने कहा, कल ठाकुर से रुपये ले लूँगी, तू अपने आधे रुपये ले जाना, यानी कि 25 रुपये। बुद्धा बोला, मैं नहीं लूँगा। पारो बोली, क्यों?
तू क्या खाएगा? बुद्धा बोला, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, इसलिए काम में तेरी मदद कर रहा हूँ। मैं तुझसे इस काम के बदले पैसे नहीं लूँगा। वह बोली, पर तू पैसे नहीं लेगा तो खाएगा क्या? पारो ने अपनी बात पर थोड़ा वजन देकर कहा। बुद्धा बोला, खाने के लिए तो मैं और भी काम करता हूँ, तुझसे अधिक कमाता हूँ और तुझसे अधिक काम करता हूँ। मेरे पास खाने के लिए कमी नहीं है। वह बोली, ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। बुद्धा के बाल हृदय में प्यार का बीज अंकुरित हो चुका था, मगर नादान पारो उस भाषा को समझने में अभी असमर्थ थी। नथिया चारपाई पर पड़ी पड़ी हाँफ रही थी। बीच बीच में खांसी के साथ बलगम भी आ जाता। पारो ने गर्दन के नीचे हाथ लगाकर सहारा देकर नथिया को चारपाई पर बैठाया और दवा खिलाकर 2 घूंट गर्म पानी पिलाकर पारो ने कहा, अम्मा, तूने कल से कुछ खाया नहीं है, 2 टुकड़ा रोटी के खा ले। नथिया हाँफते हुए बोली, बेटी, थोड़ा सांस जद जाने दे, तब कुछ खा लूँगी, अभी मेरी इच्छा नहीं है। और इसी के साथ नथिया को एक साथ खांसी आई, ढेर सारा बलगम निकल पड़ा। पारो ने पानी से मुंह साफ करके नथिया को पुनः चारपाई पर लिटा दिया। नथिया का स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा था। यही सोचकर ठाकुर रामपाल सिंह ने गांव के अन्य लोगों के सहयोग से पारो का विवाह माधव से तय कर दिया। माधव का गांव 4 कोस दूर था। ठाकुर रामपाल सिंह ने नाई और पंडित को भेजकर पारो का रिश्ता पक्का करा दिया। माधव के परिवार में अकेली एक विधवा माँ बुधिया थी। माधव के पिता को मरे लगभग 10 वर्ष व्यतीत हो गए थे। उस समय माधव मात्र 4 वर्ष का था। बुधिया ने खेतों में मजदूरी करके अपने बुढ़ापे का सहारा माधव का पालन पोषण किया। माधव ही बुढ़िया की एकमात्र जीवंत संतान था। माधव से बड़े 7 भाई बहन बीमारियों की भेंट चढ़ गए थे। माधव ही उसके बुढ़ापा का सहारा बचा था, वही कुल का चिराग था। अब माधव 14 वर्ष का किशोर था, खेतों में मजदूरी करता था। उसने बुधिया का खेत में काम करना बंद करा दिया था। बुढ़ापे के कारण बुधिया का शरीर भी शिथिल होने लगा था। माधव के विवाह से उसने सपने बुनने शुरू कर दिए। घर में बहू आ जाएगी तो मेरा चौका चूल्हा भी छूट जाएगा। खेतों का काम तो माधव ने पहले ही छुड़वा दिया था। नाती पोतों की रूपरेखा उसके हृदय में उड़ान भरने लगी। शरीर रोमांचित हो गया और वह अंतरिक्ष में विचरण करने लगी। भविष्य के सुनहरे सपनों के साथ मैं अपने नाती पोतों की देख रेख में कोई कमी नहीं रखूंगी। मेरे पास घर में या खेत में कोई काम भी नहीं है, सिर्फ बच्चों की देखभाल करना ही अब मेरा काम बचेगा। बहू को भी बेटी की तरह ही रखूंगी ताकि घर में सुख शांति बनी रहे और मेरा बुढ़ापा चैन से व्यतीत हो जाए। बुधिया अपने हृदय में प्रतिदिन नए नए सपने बुनती रहती। समय धीरे धीरे व्यतीत होता गया और माधव के विवाह का दिन भी आ गया। समय पर माधव की बारात पारो के दरवाजे पर पहुंच गई। नगाड़ों की ठम ठम का शोर वातावरण में गूंजने लगा। शहनाइयों का मधुर संगीत कानों में शहद घोलने लगा। ठाकुर रामपाल सिंह ने अपनी हैसियत के अनुसार बारात का स्वागत सत्कार किया। बुद्धा भी अपना बाल मन महसूस कर ठाकुर रामपाल सिंह का सहयोग पारो के विवाह में करता रहा। औरतों में मंगलचार होने लगे। पारो की सखियाँ खुशी से नाचने लगी। बारात भोजन करने लगी। चारों तरफ खुशी का माहौल था। अनाथ पारो का विवाह जो ठहरा, समाज का हर सदस्य बढ़ चढ़ कर हिस्सा दे रहा था कि कहीं गांव की बात खराब न हो जाए। बुद्धा भी बूझे मन से अपना सर्वस्व लुटा रहा था। रात्रि में एक एक कर पारो के विवाह की रस्म पूरी होती रही। बुद्धा अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपना संसार उजड़ता हुआ देखते रहा। उसकी आंखों के सामने ही उसका घोंसला उधेड़ा आ रहा था। उनकी आंखों के सामने ही उसके सपने चकनाचूर हो रहे थे। उसकी आंखों के सामने ही उसकी दुनिया लूट रही थी। उसकी आंखों के सामने ही उसकी पारो पराई हो रही थी। हवन कुंड के इर्द गिर्द भामरे पड़ने लगी। मंत्र उच्चारण का एक एक शब्द बुद्धा के हृदय पर हथौड़े की भांति चोट कर रहा था। जिस
जिस मासूम पारो को वह दया की दृष्टि से देखता था, उसके लिए दिन रात मेहनत करता था, उसका काम छुप छुप कर करता था, उसके साथ भविष्य के सपने देखता था, जिसके लिए उसके बाल हृदय में प्यार के बीज अंकुरित थे। बुद्धा का हृदय रह रह कर रुदन कर रहा था, मगर वह अपनी व्यथा किसी से कहे, किसी से कह न सका। बाल मन को महसूस कर रह गया। पारो भी नादान थी, उसने अनेक गुड़ियों की शादी गुड्डों से की थी। आज वही गुड़िया दुल्हन बनकर विवाह के मंडप में बैठी विवाह की रस्में पूरी कर रही थी। पारो अपने विवाह को भी गुड्डा गुड़ियों का विवाह ही समझ रही थी। विवाह के पश्चात गुड़िया विदा होकर गुड्डा के साथ चली जाती है, वह सिर्फ इतना ही जानती थी। उसे नहीं मालूम था कि विवाह दो आत्माओं का जन्म जन्मांतर का बंधन है। वह माधव को गुड्डा समझ रही थी, बुद्धा और माधव के अंतर को भी वह नहीं समझ पाई। अपने विवाह को भी उसने गुड्डा गुड़ियों का खेल ही समझा। सुबह पारो बैलगाड़ी में बैठकर गुड़ियों की तरह माधव के साथ विदा होकर चल दी। बुद्धा के अरमान नगाड़ों की ठम ठम में कहीं खो गए। बुद्धा की हालत उस हारे जुआरी जैसी हो गई जो अपना मूल धन भी गंवा बैठा हो। टूटे हुए सपनों में खोकर दुख के आंसू बुद्धा की आंखों से बह निकले। बुद्धा एकांत में जाकर खामोश बैठ गया, मगर उसके टूटे हुए हृदय की वीरांगी की दास्तां पुरानी यादों के खंडहर खुद ही बयां कर रहे थे। बुद्धा की आंखों के आंसू पलकों की हदें तोड़कर गंगा यमुना की तरह बहने लगे। गर्मी का समय था, आसमान में सूर्य तप रहा था। माधव पारो को लेकर बारात के साथ अभी तो कुछ ही दूर निकला था कि उसके पेट में जलन शुरू हो गई। कुछ समय बाद माधव को उल्टियाँ भी होने लगी, बाद में दस्त भी शुरू हो गए। उल्टी दस्त अधिक होने से माधव का शरीर कुम्हला गया, मुंह सूख गया, शरीर में बेचैनी होने लगी, खाल सिकुड़ने लगी। पानी पीते ही उल्टियाँ हो जाती। पेट दर्द से माधव छटपटाने लगा तो बारातियों ने उसे चूर्ण अजवाइन हरन आदि खिलाए, मगर किसी से कुछ लाभ न हुआ। उल्टी और दस्त लगातार होते रहे। बीच रास्ते में और कोई व्यवस्था भी नहीं थी। माधव की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। पानी पीते ही उल्टियाँ हो जाती। माधव की हालत अधिक बिगड़ने लगी तो बारातियों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए रास्ते में किसी गांव में वैद्य जी को दिखाया। वैद्य जी ने देखते ही जवाब दे दिया, इसको हैजा हो गया है। भगवान ही मालिक है, हालत अधिक गंभीर है। कुछ पुड़िया दिए देता हूँ, आगे प्रभु की इच्छा। वैद्य जी की दवा खाकर भी माधव की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उसकी हालत और बिगड़ती गई। शरीर सुन्न पड़ गया, आंखें पथरा गई, हाथ पैर ने हिलना डुलना बंद कर दिया। 2 घड़ी पश्चात ही रास्ते में माधव की मृत्यु हो गई। माधव की मृत्यु से बारातियों में हाहाकार मच गया। पारो ने इतना ही समझा कि उसका गुड्डा मर गया। बाराती माधव का शव व विधवा वधू पारो को लेकर गांव पहुंच गए। माधव की लाश देखकर बुधिया मूर्छित होकर गिर पड़ी। बुढ़ापा का सहारा टूट गया, घर का चिराग बुझ गया। जीवन की अंधेरी रात भाई भाई करने लगी। औरतें पारो के नसीब को कोसने लगी। ऐसी बहू निकली जो घर तक भी जिंदा न आ सका। पैदा होते ही माँ को खा गई। वहाँ तो सब चौपट था ही, यहाँ भी घर की देहरी पर पैर नहीं रखा, इससे पहले ही मर्द को खा गई। ऐसी मनहूस से क्यों बेटे का विवाह किया? औरतों में तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई। तभी एक समझदार औरत बोली, इस बेचारी का क्या कसूर है? यह तो अभी अबोध है। इसे नहीं मालूम कि इसका मर्द मर गया है। यह नहीं भी जानती कि मैं विधवा हो गई। यह तो अभी यही समझ रही है कि इसका गुड्डा मर गया। अभी इसकी उम्र ही क्या है, खेलने कूदने के दिन है। यह विवाह शादी गुड्डा गुड़ियों के ही जानती है। बालापन की विधवा कैसे पहाड़ सी जिंदगी काटेगी? अबोध बच्ची है, अभागी जन्म से दुखी ही दुख भोग रही है। भगवान इसके भाग्य में क्या लिखा है पता नहीं। बुधिया को होश आया
गया तो माधो की लाश के ऊपर गिरकर पुनः रोने लगी। अपने उजड़े हुए संसार को देखने लगी। विश्वास का भरोसा टूट गया। नाती पोतों की आस छूट गई। बुढ़ापे की लाठी घून कर बिखर गई। बची हुई जिंदगी अमावस की काली रात की तरह डराने लगी। मनहूस पारो के कदम घर की चौखट पर पड़ने से पहले ही बुधिया का संसार लुट गया। बाकी बचा बुढ़ापे की ठोकर खाने को अर्थहीन जीवन अभागिन कुलछनी मनहूस विधवा बधू पारो के साथ। गांव के समाज के लोगों ने मिलकर माधव का अंतिम संस्कार कर दिया। रीति रिवाज के अनुसार विधवा पारो के सर के बाल मुड़वा दिए। पारो बालों के लिए बहुत रोई मगर उसकी एक न चली। उसे सफ़ेद साड़ी भी पहना दी। पारो ने सफ़ेद साड़ी का विरोध भी किया। पेश न गई तो उसने अपने मन को समझा लिया कि यह गुड्डा तो मर गया, मैं नया गुड्डा बनाकर पुनः शादी कर लूँगी, तब लाल साड़ी पहनूंगी। मेरी गुड़िया भी शादी पर ही लाल साड़ी पहनती थी, पर वो नहीं समझती थी कि सुहागिन क्या होती है और विधवा कैसी होती है। कुछ दिन तो पारो के कलेऊ में ताने व भोजन में गाली खा खा कर घर में कट गए, मगर जल्दी ही बुधिया ने उसके हाथ में खुरपी पकड़ा दी। मनहूस कुलछनी रान कहीं कि घर में पड़ी पड़ी खाती रहेगी या कुछ काम भी करेगी? मैं तेरे लिए कब तक काम करती रहूंगी? चल खेत में मजदूरी कर। पारो खेतों में मजदूरी करने लगी जैसे अपने गांव में करती थी। गांव में बुद्धा उसकी मदद करता रहता था, यहाँ कोई मदद करने वाला नहीं। गांव में अम्मा कभी डांट ही नहीं थी, यहाँ डांट के साथ साथ पिटाई भी होने लगी। जरा भी गलती पर बुधिया हाथ उठा देती। गाली तो उसकी जुबान से अमृत की तरह झरती थी। भोजन के साथ गाली व मार खाना पारो की नियति बन गया। जैसे सुबह से शाम तक काम के बदले उसे इनाम मिलता हो। एक दिन दोपहर तक काम करने के बाद बुधिया ने उसे घर भेज दिया। जा, घर जाकर रोटी बना लेना। पारो ने सोचा, आज अच्छा समय है, मैं अपने लिए गुड्डा बना लूँ। गुड्डा से शादी करके लाल साड़ी पहन लूँगी, फिर माँ जी भी मुझे अम्मा की तरह ही प्यार करेंगी। पारो सुई धागा व कुछ फटे हुए चिथड़े में लेकर गुड्डा बनाने बैठ गई। गुड्डा अभी आधा ही बन पाया था कि बुधिया आ गई। बुधिया बोली, यह क्या कर रही है हरामखोर, रोटी बन गई क्या? पारो बोली, नहीं माँ जी। बुधिया बोली, हरामखोर, इतनी देर की आई है, क्या कर रही थी जो अब तक रोटी भी नहीं बन पाई? पारो बोली, कुछ नहीं माँ जी, मैं गुड्डा बना रही थी। बुधिया बोली, गुड्डा से खेलेगी राण लुगाई, ले अभी तेरा गुड्डा बनवाती हूँ। इतना कहकर बुधिया ने हाथ में चिमटा उठा लिया। पारो चिल्लाती रही, माँ जी, मैं खेलने के लिए गुड्डा नहीं बना रही हूँ, मैं तो शादी करने के लिए गुड्डा बना रही हूँ। इससे शादी करके मैं भी लाल साड़ी पहन लूँगी और आप भी मुझे अम्मा की तरह प्यार करेंगी। मगर बुधिया ने उसकी एक न सुनी। दे दनादन दिन दनादन चिमटा उसकी पीठ पर बरसाती रही। पारो की पीठ पर चोटों के निशान उभर आए। जुबान की चीख के साथ आंखों ने भी बरसना शुरू कर दिया। पारो गुड्डा अधूरा छोड़कर चूल्हे में आग जलाने लगी। उसे नहीं मालूम था कि गुड्डा बनाने की यहाँ इतनी बड़ी सजा है। ससुराल में आए पारो को 6 बरस काम करते व मार खाते व्यतीत हो गए। सुबह शाम भोजन के साथ गाली व ताने खाना व दिन भर खेत में मजदूरी करना उसके नसीब में लिखा था। अब वह नादान नहीं थी, 14 बरस की किशोरी थी। वह भी अब प्यार की भाषा समझने लगी थी, मगर वह विधवा थी, यह भी समझती थी। अब वह सुहागिन और विधवा में अंतर जान गई थी। अब उसे सफ़ेद साड़ी से भी कोई कुरेज नहीं था। गुड्डा गुड़ियों का खेल पीछे छूट चुका था। पारो ने माधव का प्यार तो कभी देखा नहीं था, मगर उसे बुद्धा का प्यार अच्छी तरह याद था। अब उसे बुद्धा की याद सताने लगी। बुद्धा उसे प्यार जो करता था, उस समय वह प्यार की भाषा नहीं समझती थी। आज वह प्यार की परिभाषा भी समझने लगी और इसी परिभाषा ने बुद्धा के लिए उसके हृदय में प्यार के बीज अंकुरित कर दिए। 6 बरस हो गए बुद्धा से बिछड़े। अब तो वह 18 बरस का जवान हो गया होगा। बुद्धा की सूरत देखने की तड़प उसके हृदय में उठने लगी। बुद्धा के पास वह उड़कर पहुंचना चाहती थी, मगर बुद्धा क्या सोचेगा, मैं तो विधवा हूँ, बुद्धा के पास कैसे जाऊँ? हमारे समाज में बाल विवाह की प्रथा है, विधवा विवाह की नहीं। पारो तो चली गई, मगर पारो की दादी अम्मा नथिया की सेवा करने में
बुद्धा को पारो के प्यार का ही सुख मिलता। वह समझता कि मैं नादान पारो की सहायता ही कर रहा हूँ। मगर नथिया को मरे भी 2 वर्ष व्यतीत हो गए। बुद्धा पारो को न भूल सका। पारो मासूम थी। वह पारो की सहायता करते करते उससे प्यार करने लगा था। उसका प्यार परवान चढ़ता तब तक ठाकुर रामपाल सिंह ने समाज के सहयोग से अनाथ पारो का विवाह कर दिया। बुद्धा अपने बाल मन को महसूस कर पारो के विवाह में सहयोग भी करता रहा, मगर वह अपने मन की व्यथा किसी से कह न सका। उसके देखते ही देखते पारो पराई होकर चली भी गई। बुद्धा का हृदय टूट गया। सब अरमान चकनाचूर हो गए। उसके हृदय में बसा घोंसला उजड़ गया। उसके अरमान शहनाई की गूंज में दबकर रह गए। बुद्धा तड़पता रह गया। अब बुद्धा की सूनी आंखों में पारो की सिर्फ यादें बाकी थी। उन्हीं यादों में बुद्धा गुमसुम बैठकर पारो को निहार लेता। हृदय टूट गया था। सपने चकनाचूर हो गए थे। दिल में पारो की मूरत छुपा रखी थी। उसी से प्यार की बात कर लेता। हवा के हर झोंकों से पारो का हाल पूछ लेता। चंद्रमा में पारो की सूरत ढूंढ लेता। काली घटाओं से अपना संदेश कह देता। पपीहे को अपनी विरह गाथा सुना देता। ऋतुराज बसंत में पेड़ पौधे जैसे पतझड़ हो जाते हैं, बुद्धा का हृदय उसी तरह पतझड़ हो गया था पारो की विरह में। बचपन में उसने पारो के साथ हरियाली ही देखी थी। अरमान सजोए थे। भविष्य के सुनहरे सपने देखे थे। सब पारो के विवाह के साथ बिखर गए। पारो भी नादान थी। उसे पता ही नहीं क्या हुआ। जब वह समझी तब तक उसकी दुनिया ही उजड़ गई। बुद्धा सूने मन से ठाकुर रामपाल सिंह के खेतों में मजदूरी करता रहा। कभी इन खेतों में पारो मजदूरी करती थी, इन्हीं खेतों में वह पारो की मदद करने आता था। पारो मासूम थी। माँ बाप मर गए थे। अम्मा उम्र व बीमारी से मजबूर थी, नहीं तो पारो को मजदूरी करने की क्या आवश्यकता थी। विवाह के बाद पारो सब कुछ छोड़कर चली गई, मगर बुद्धा उन्हीं रास्तों पर भटकता रहा। पारो को प्यार की विरांगी उसके टूटे हुए हृदय को कुरेदती रही। बुद्धा वीरान प्यार की सिंचाई का असफल प्रयास करता रहा। उसे मालूम था कि पारो पराई होकर चली गई है, फिर भी उन्हीं खेतों में वह पारो को ढूंढता रहता, जहाँ कभी पारो मजदूरी करती रहती थी। पारो को गए 6 बरस हो गए, मगर बुद्धा के टूटे हुए दिल में पारो की सूरत आज भी सुरक्षित थी। खेतों में काम करते करते उसे रह रह कर पारो की याद आती थी। पारो के शरीर के अंगों को वह खेतों में खड़ी फसल में ढूंढ ही लेता। गन्ना की गांठ में उसे पारो की आंख दिखाई देती। खूली मटर की फली में पारो के अधर देख लेता। केसों की तुलना भुट्टा की बाली से कर लेता। फूली सरसों में पारो की हंसी ढूंढ लेता। मक्का के दाने पारो के दांत जैसे लगते। टमाटरों में पारो के कपोल देख लेता। पारो की विरह पीड़ा में बुद्धा अपने व्यथित मन को समझाने का असफल प्रयास करता रहता। पारो के प्यार की धुंधली यादें उसे बेचैन करती रही और वह ठाकुर साहब के खेतों में काम करता रहता। वह पारो को ढूंढता रहता। उसे मालूम था कि पारो अब नहीं आएगी, मगर उसका हृदय पारो को भूलने के लिए तैयार नहीं था। पुरानी यादों जो खंडहर बन चुकी थी, उन्हीं वीरान खंडहर के किसी कोने में बुद्धा पारो को ढूंढता रहता, जिसकी यादें उसके हृदय में किसी पुरानी चोट की तरह मीठी टीस बनकर उठती रहती। उन्हीं टीसों के दर्द से बुद्धा की आंखों से आंसू निकलकर कपोलों पर फिसलने लगते। गर्मी का समय था। सूरज शोले बरसा रहा था। जमीन तप रही थी। सूरज की गर्मी शरीर को झुलसा रही थी और पारो गेहूं की कटाई कर रही थी। दोपहर से गेहूं काटते काटते पारो रात्रि करीब 10 बजे घर पहुंची। गागर से पानी लेकर हाथ मुंह धोए। सूखी रोटी पानी से निकालकर चारपाई पर लेट गई। मजदूरी की थकान से शरीर चूर चूर था, मगर आंखों में बुद्धा के सपने तैर रहे थे। हृदय में बुद्धा की यादें टीस बनकर चुभ रही थी। तभी बुधिया उसकी सास बोली, पूरा खेत कट गया क्या कि कल के लिए छोड़ आई है हरामखोर कहीं की। पारो बोली, कल के लिए रह गया है माँ जी। बुधिया बोली, हरामखोर कुछ काटती भी है कि यारों के साथ नैन मटक्का करती रहती है। पारो बोली, पूरे दिन काटती हूँ माँ जी।
बुधिया बोली, राण लुगाई अन्ना भैंसा जैसी होती है, तेरा क्या भरोसा, काम करती है या यारों के साथ गुलछरे ही उड़ाती रहती है, काट दी तो क्यों रह जाता। पारो बोली, 3 बीघा खेत है, 2 दिन में कैसे कट जाता, कल तक काट दूंगी। पारो की आंखों से आंसू बह निकले, इतना काम करने पर भी ताने, यहाँ बुद्धा होता तो खेत कट गया होता, बुद्धा मेरी कितनी मदद करता था, यहाँ मैं क्या करूँ, सुबह शाम घर में काम करना, वह दिन रात खेतों में मजदूरी। उसे रह रह कर बुद्धा की याद आने लगी। बुद्धा कहता था, तुझे मैं रानी बना लूँगा, यहाँ तो मैं दासी भी स्वीकार नहीं। बुद्धा कहता था, खेतों में काम करने नहीं दूंगा, यहाँ दिन रात मजदूरी। उसकी आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, शरीर थकान से चूर चूर था, हृदय को बुद्धा की यादें कुरेद रही थी, आंखों में बुद्धा की तस्वीर बसी हुई थी। चारपाई पर पड़ी पड़ी बुद्धा के सपने में खो गई, नींद ने उसे अपने आगोश में समेट लिया। सुबह 3 बजे बुधिया ने आवाज दी, ओ कुलच्छनी राण, गेहूं काटने जाएगी या पड़ी पड़ी चारपाई ही तोड़ती रहेगी। पारो का शरीर थकान से टूट रहा था, आंखों की नींद पूरी नहीं हुई थी। बुधिया की आवाज़ सुनकर एकाएक हड़बड़ाकर खड़ी हुई और बोली, जाती हूँ माँ जी। पारो ने कोने में पड़ी हुई गेहूं काटने की आरी उठाई और बुधिया के पैर छूने के लिए झुकी। तभी बुधिया बोली, आज पूरा खेत कट जाना चाहिए, नहीं तो चिमटे से तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। पारो बोली, हाँ आज कट जाएगा माँ जी। बुधिया बोली, कटेगी कैसे नहीं काटे तो आज डंडे से तेरी खबर लूँगी। पारो बुधिया के पैर पकड़कर सोचने लगी, इतना काम करने का यह इनाम मिल रहा है, क्यों न कहीं आत्महत्या कर ली जाए, इस नरक भरी जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा। मैं आज ही कुएं में कूद कर अपनी जान दे दूंगी, मेरे जिंदा रहने का कोई औचित्य भी नहीं है। अब तक तो गाली ताने और पिटाई से ही काम चल रहा था और वह सब मेरे लिए एक आम बात हो गई थी, मगर अब लांछन भी लगने लगे कि मैं खेत में काम नहीं यारों के साथ गुल्लछर्रे उड़ाती हूँ। आज माँ जी इस बात को कह रही हैं, कल समाज भी कहेगा। मैं विधवा हूँ, किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी, कौन है मेरा इस दुनिया में। अब भगवान का ही सहारा है और भगवान के पास पहुँचने के लिए इस दुनिया को छोड़ना ही मेरा कर्तव्य बन जाता है। आत्मघात का दृढ़ निश्चय करके पारो ने बुधिया के पैर छोड़ते हुए कहा, जाती हूँ माँ जी, शायद फिर कभी। पारो कुछ कहना चाहती थी मगर उसके शब्द बीच में ही रुक गए। हाथ में गेहूं काटने की आरी लेकर घर से बाहर निकल गई। उसके कदम धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़ने लगे। बुधिया ने उसे जितने कष्ट दिए थे, एक एक कर उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। आज वह यह भी सोच रही थी कि माधव के साथ ही उसकी जिंदगी का अंत हो गया था। माधव एक गुड्डा ही नहीं, उसकी जिंदगी का स्वामी था। अब कौन है दुनिया में मेरा, माधव तो कभी वापस आना नहीं। यही सोचते सोचते वह धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़ती जा रही थी। उसके सर पर मौत सवार थी। तभी उसे अपनी अम्मा की याद आने लगी। काम तो वहाँ भी था, मगर अम्मा कितना प्यार करती थी। अम्मा के प्यार में वह काम की थकान भी भूल जाती थी। वहाँ काम में बुद्धा उसकी सहायता करता रहता था। बुद्धा की याद पुनः हृदय में ताजा होने लगी। बुद्धा कितना प्यार करता था उससे। जीवन के संघर्षों से परेशान पारो बुद्धा के सपनों में खो गई। बुद्धा से मिलने की तड़प उसके हृदय में होने लगी। बुद्धा की सूरत हृदय से निकलकर आंखों के सामने नाचने लगी। बुद्धा की सूरत के सम्मोहन में वह धीरे धीरे बुद्धा की सूरत के पीछे ही चलने लगी। कुएं का रास्ता भूल गई। उसके पैर बुद्धा की सूरत के पीछे पीछे चल रहे थे। वह अपना आपा खो बैठी। उसे पता नहीं मैं किधर और कहाँ जा रही हूँ। बुद्धा से मिलने की तड़प उसके हृदय में हो रही थी। वह उड़कर बुद्धा के पास पहुँचना चाहती थी। यह एकाएक उसकी चेतना वापस आई। उसकी अंतरात्मा से आवाज आई, पारो
तू यह क्या कर रही है? तू विधवा है। क्या यह समाज तुझे स्वीकार करेगा? क्या बुद्धा तुझे अपना लेगा? समाज में बाल विवाह की प्रथा है, विधवा विवाह की नहीं। समाज को विधवा स्वीकार नहीं। उसके पैर रुक गए। पीछे पलटकर पुनः कुएं की तरफ देखने लगी। पारो अपनी जिंदगी का अंत करने के लिए कुएं की तरफ चलने लगी। उसे अपनी दर्द भरी जिंदगी दिखाई देने लगी। सुबह शाम घर के काम के साथ साथ गाली खाना, दिन भर खेतों में मजदूरी, न रात में चैन न दिन में चैन, न कोई प्यार करने वाला। मिलती है तो सिर्फ गाली, मजदूरी और संघर्ष भरी जिंदगी। वह कुएं के पास पहुंची, तभी मन ने हिम्मत बांधी। बुद्धा तेरा है, वह तुझे अवश्य अपना लेगा। तेरे लिए समाज से विद्रोह कर देगा, तुझे रानी बना लेगा। हर समय तेरी याद करता था, वह तुझे प्यार करता था। यहाँ कौन है तेरा, किसके लिए तू अपने हाड़ घिस रही है? मन और आत्मा में द्वंद्व शुरू हो गया। बुद्धा की चाह मन का साथ देती रही। तुझे बुद्धा अवश्य अपना लेगा। मन में ऐसा विश्वास पैदा हो गया, उसके पैर पुनः बुद्धा की तरफ चल पड़े। मन का पलड़ा भारी होता गया। उसके पैरों की गति तेज होती गई और तेज होती गई। सुबह तक वह अपने गांव के करीब पहुंच गई। पारो ने दूर से ही ठाकुर रामपाल सिंह के खेतों की तरफ देखा, जिनके खेतों में बचपन में कभी वह काम करती थी। उन खेतों में गेहूं की फसल पकी हुई खड़ी थी। धीरे धीरे उसके पैर उन्हीं खेतों के तरफ मुड़ गए। उसने देखा बुद्धा उसी खेत में गेहूं काट रहा था। पारो खेत के दूसरे सिरे पर पहुंच गई। पारो के हाथ में भी गेहूं काटने की आरी थी, अतः दूसरे छोर से वह भी उसी खेत में गेहूं काटने बैठ गई। बुद्धा को इसकी भनक तक नहीं लग सकी। काटते काटते दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। पारो को एकाएक सामने देखकर बुद्धा चौंक गया। अरे पारो तू? पारो बोली हाँ मैं। बुद्धा बोला तू तो अपनी ससुराल में थी। पारो बोली आ गई। बुद्धा बोला क्यों? पारो बोली तेरी मदद करने। बुद्धा बोला मेरी मदद? मेरी मदद तू क्यों करेगी? पारो बोली जैसे तू मेरी मदद करता था। बुद्धा बोला तो क्या तू बदला चुकाने आई है? मैं तो तुझसे प्यार करता था इसलिए तेरी मदद करता था। पारो बोली हाँ, तू मुझसे प्यार करता था इसलिए मैं तेरे पास आई हूँ। उस समय मैं तेरे प्यार को नहीं समझ सकी। तू कहता था कि बड़ी हो जाएगी तो प्यार को समझ जाएगी। अब मैं बड़ी हो गई हूँ और तेरे प्यार को समझ गई हूँ। आज मैं भी तुझसे प्यार करती हूँ, इसलिए अपनी पुरानी ज़िंदगी छोड़कर हमेशा के लिए तेरे पास चली आई। फिर पारो बोली क्या तू मुझे अपना लेगा? तू तो कहता था कि मैं तुझे रानी बना लूँगा। बुद्धा बोला हाँ पारो, मैं हमेशा तेरा इंतज़ार करता रहा, मगर तू इतने दिनों बाद लौट कर आई। मैं तुझे अवश्य रानी बना लूँगा। बुद्धा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बाहें पारो के लिए फैला दी। पारो भी बुद्धा की बाहों में समाकर रोने लगी। बुद्धा ने उसे अपने आगोश में समेट लिया। पारो बुद्धा की बाहों में समाती चली गई। दोनों को ऐसा महसूस हुआ जैसे जन्म रंक जनु पारस पावा, अंध ही लोचन लाभु सुहावा। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? यार बहुत मेहनत से भूखते भूखते मेरा मुंह धुक गया है, मुंह का पानी सूख गया है, आप लोग समझ सकते हैं यार। इसलिए प्लीज़ बस एक लाइक तो कर दीजिए यार, एक लाइक, बस एक लाइक कर दीजिए। अगर कमेंट करना चाहते हैं तो एक कमेंट भी कर दीजिए। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय और लव यू।